जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण क्लास 4 की एनसीईआरटी बेस्ड कुछ पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपके क्लास 4 में पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। यहाँ पर आपको कुछ रास्ते, या भारत में कई तरह के प्लेसेस हैं जहाँ पर कई तरह के रास्ते पाए जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपका पहला फिगर बना हुआ है असम। असम में किस तरह के रास्ते हैं? चूँकि असम में बारिश बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे जल की अधिकता होती है, तो जो रास्ते बनाए जाते हैं वो बांस और रस्सी से बांधकर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, असम में बांस से बंधे और रस्सी से बंधे हुए रास्ते बनाए जाते हैं जिनसे बच्चे जिनको पार कर कर स्कूल जाते हैं। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वल्लम। वल्लम केरल में जो लकड़ी की छोटी नाव होती हैं उन्हें हम वल्लम कहते हैं, और केरल में इसका उपयोग होता है। अगर ऊंट गाड़ी की बात करें तो रेगिस्तान क्षेत्रों में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान एक गर्म क्षेत्र है और वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं, और वहीं पे ये ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। बाकी अगर बैलगाड़ी की बात करते हैं तो बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो भारत का उत्तर भारत एक मैदानी इलाका है, और वहाँ पर अधिकतर बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। और आगे डिस्कस करते हैं तो साइकिल की सवारी। यहाँ पे साइकिल का उपयोग तो भारत में नॉर्मल हो गया है, तो सभी जगह साइकिल का उपयोग किया जाता है। और अगर बात जुगाड़ गाड़ी की करें तो अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है फिलहाल इस तरह का। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और जंगल से तो भारत में छत्तीसगढ़ जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जंगल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो जाहिर सी बात है जंगल के बीच से जाते होंगे। और भारत में कुछ बर्फीले इलाके भी पाए जाते हैं, लद्दाख, लेह या कश्मीर घाटी, इनमें से कुछ बर्फीले इलाके होते हैं। तो वहाँ पर बच्चे बर्फ से होते हुए झीलों को पार करते हैं। और उबड़ खाबड़ पथरीले इलाके, पथरीले के उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे इन पथरीले इलाकों को पार करके स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ रास्तों के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे हर सीटेट एग्जाम में कहीं ना कहीं हाथियों के बारे में, कुछ हाथी जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाथी होते हैं वो 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं, और एक बुजुर्ग हथनी जो होती है, जो सबसे एजेड हथनी होती है, वो झुंड का नेता होती है। और 10 से 12 हाथी के और बच्चे साथ में रहते हैं। और जब यही बच्चे 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो याद रखना है, ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ लिया जाता है सीटेट में। कई पॉइंट दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो आपको याद रखना है कि हाथी, बुजुर्ग हथनी झुंड का नेता होती है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे साथ रहते हैं, और 14 से 15 साल होते ही हाथी झुंड छोड़ देते हैं। और आगे डिस्कस करते हैं। अगर तो एक हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा लेते हैं। और एक हाथी के अगर सोने की बात करें तो एक दिन में वो 2 से 4 घंटे सोता है। तो आपको याद रखना है, एक हाथी लगभग 100 किलोग्राम की पत्तियां या झाड़ियां एक दिन में खा सकता है, और 2 से 4 घंटे प्रतिदिन सोता है। और अगर हाथियों के बारे में डिस्कस करें तो इन्हें मिट्टी या कीचड़ में लेटना अच्छा लगता है। और ये जब अपने शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए कान कान अपने हिलाते हैं, ये भी याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस पर, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ट्रू फॉल्स में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जानवर दिखाई देते हैं, तो याद रखना है, जैसे छिपकली। छिपकली के छोटे छेद, कान जैसे छेद होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन छिपकली के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो कान के छिद्र होते हैं। मगरमच्छ भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। आगे आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि जिन जानवरों के कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और पूछा भी जाता है, तो याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिश्नोई समाज। ये राजस्थान के एक
क्षेत्र है जहाँ पर बिश्नोई समाज रहता है। और इसमें एक कहानी है आज से 300 साल पहले की। वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, तो वो कुछ वृक्ष काटने का आदेश देते हैं लोगों को। तो जब वो वृक्ष काटने जाते हैं तो वहाँ पे गांव के लोग उनको रोकते हैं, और फिर राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि वृक्ष कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए। तो फिर वो मना कर देते हैं वृक्ष काटने को। तो यहीं से एक समाज निकलता है, और जिसे हम बिश्नोई समाज कहते हैं। और वहाँ पे लोग इन पेड़ों की पूजा करते हैं, और ये इलाका आज भी इतना हरा भरा है। और ये वृक्ष नहीं काटते, मतलब वृक्षों की पूजा करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इस समाज बहुत अच्छा ही समाज है। और यहाँ पे जो बिश्नोई समाज है, यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। खेजड़ी नामक पेड़ होता है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो चूंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है, और इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। तो याद रखना है दोस्तों, इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। और इस लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो यहाँ के लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाते हैं, और यहाँ की पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो कई बार रिपीटेड लगातार पूछा जाता है खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, खेजड़ी नामक वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है, और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। वहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग इसकी पूजा भी करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे आता है आरटीई एक्ट 2009। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है एग्जाम में, सीटेट में कई बार पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट 2009 क्या है। तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसको लेके ये एक्ट बनाया गया था 1986 में। और इसे मूल अधिकार बनाया गया था, बच्चों का मूल अधिकार है। और अनुच्छेद 21 का के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है। तो याद रखना है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या है आरटीई अधिनियम 2009। ये सन 1986 में हमारे संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बताया गया है। तो चूंकि मधुमक्खी पालन हमारे देश में बिहार में अधिकतर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अधिकतर होता है। और मधुमक्खी पालन का जो समय होता है उसे हम अक्टूबर से दिसंबर होता है, वहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन बिहार में किया जाता है। तो याद रखना है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चूंकि बिहार में लीची की फसल बहुत अधिक होती है, और लीची की फसल अधिक होने के कारण मधुमक्खियां लीची में ही अधिकतर पाली जाती हैं। जहाँ पर लीची की फसल अधिकता से उत्पन्न की जाती है, वहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कुछ जो जीव होते हैं जो छत्ते में रहते हैं या साथ रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो चूंकि मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, छत्ते में कुछ सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन रात काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। तो इस तरह से याद रखना है दोस्तों, जो अंडे देती है वो रानी मक्खी देती है। तो मक्खियों के बारे में जो भी डिस्कशन था हमने कर लिया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है, रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि और भी कई ऐसे जानवर होते हैं जो समूह में रहते हैं। तो दीमक और ततैये, ततैया जानते होंगे आप, दीमक जानते होंगे, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो झुंड में या साथ में रहते हैं। तो चलिए समूह में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें दिख रहा होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। और इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है सीटेट में, और ट्रू फॉल्स में भी पूछते हैं कि दे देते हैं कि ये 240 किलोग्राम तक का वजन उठाती हैं। तो याद रखना है कि इनकी अधिकतम क्षमता 130 किलोग्राम है, और ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वो जिस क्षेत्र से ये संबंधित है वो अब तेलंगाना में है, क्योंकि 2014 में ये 2 प्रदेशों में बंट गया। तो याद रखना है दोस्तों, ये कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, तो इनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में है। वहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, तो लोग उसे फूलों की घाटी नाम दे दिया गया उसे। और ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और इसमें
आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो मधुबनी बिहार में है, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो रंगोली बनाई जाती है वो किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चित्रकला बहुत पुरानी है, मधुबनी चित्रकला जो बहुत पुरानी चित्रकला है। और बिहार के मधुबनी नाम का एक जो जिला है, त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन पे इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और ये किस तरह से कलर बनाए जाते हैं ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों, रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि अन्य तरह के जीव जंतु बनाए जाते हैं। तो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं, किसी तरह का रसायन नहीं मिलाया जाता है। तो याद रखना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चित्रकला है और ये प्राकृतिक रंगों द्वारा घरों में सजावट की जाती है इससे। तो अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक दादी माँ हैं जो कोई नुस्खा बता रही हैं अपने बच्ची को। तो इसमें फूलों से गुलाब जामुन गुलाब जल बनाया जा रहा है। तो उसको एक दादी माँ नुस्खा बना रही हैं कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें और नींबू का रस डाल दें, और इससे त्वचा नहीं फटती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि इत्र नगरी से के नाम से मशहूर है हमारा कन्नौज जिला, जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे इत्र मतलब जो सेंट होता है उसकी कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। और यहाँ पर फूलों से या इत्र, गुलाब जल आदि से केवड़ा तैयार किया जाता है। तो ये थे आपके ईवीएस कक्षा 4 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और इसका अगला वीडियो भी हम बनाएंगे, तो जब वो अपलोड करेंगे तो ये कक्षा 4 की पूरी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।